हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और आप लोग को याद होगा कि हम लोग सारे के सारे मतलब जितने भी सिलेबस आपको दिए हुए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, वो सारा चीज हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उनका प्रैक्टिस पेपर यूनिट वाइज लेके। ठीक है, हर यूनिट से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो पहला यूनिट है, जैसे आप सपोज कीजिए जूलॉजी का जो पहला यूनिट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेल्स के नाम से है। फर्स्ट पार्ट इस यूनिट से, इस पोर्शन से देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोग ये भी देखे थे, थ्योरी तो पढ़े थे, साथ ही साथ ये भी देखे थे कि यहां से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो कि हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, चाहे इंट्रेंस की बात कर लें। इंट्रेंस की मतलब, कहने का मतलब ये हो गया, इंट्रेंस अभी आप लोग मत सोचिएगा सर बीएससी का इंट्रेंस की, नहीं, जो हायर क्लासेस में आप इंट्रेंस देने की सोचते हो, जैसे एमएससी का इंट्रेंस देने जाते हो या फिर सीएसआईआर का इंट्रेंस देने जाते हो, है ना, या फिर नेट गेट नेट आईआईटी जैम का तमाम सारे एग्जाम जो होते हैं, जो जहां भी जूलॉजी आपके पूछे जाते हैं या फिर बायोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं, वहां से सेल का टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। चाहे वनडे एग्जाम का भी ले लो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सेमेस्टर की बात करें, इंट्रेंस की बात करें या फिर आपके वाइवा प्रैक्टिकल, कहीं भी आपसे अगर सेल्स का पोर्शन दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पीडीएफ में थ्योरेटिकल क्लासेस में सारा चीज पोर्शन को डिस्कस किए थे। आप लोग को अच्छी बाखूबी से याद होगा। और आप लोग मेरे साथ ही साथ क्या किए थे, उसको अपने कॉपी में उसको नोट डाउन किए थे और इंपॉर्टेंट लगा दिए थे, मार्क लगा दिए थे कि सर ये इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं तो इस साल भी हो सकता है पूछे जा सकते हो। ठीक है, ये तमाम सारी बातें हम लोग किए थे अपनी थ्योरेटिकल वाले क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जूलॉजी के पहला यूनिट जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनेल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि क्लास में पेन पेपर लेके बैठना है और पूरी कंसंट्रेशन आपको क्लास पे लगाना है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लगाते रहना है। और आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे हम लोग थ्योरेटिकल क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और लास्ट में एक बार रिव्यू आप दे दीजिएगा कि सर मेरे 30 में से या 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा, है ना, अपने खुद से एनालिसिस कर लोगे कि मैं किस लेवल पे हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या हमको और भी तैयारी करने की जरूरत है, क्या इतना हम तैयारी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ये तमाम सारे प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने कॉपी में पेन मतलब जो भी है पेन पेपर आपके पास, उसमें मार्क लगाते चलेंगे मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। और जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म्स हम आपके सामने नया रख रहा हूं, उसको अपने कॉपी में भी उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, हिंदी की बात कर ले, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेल स्ट्रक्चर का, है ना। सेल का बेसिक क्वेश्चन हो जाता है कि बता दो भैया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल के केस में, प्लांट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है सेल वॉल, ये तो पता है आपको। लेकिन जब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके थ्रू दिया गया था, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके थ्रू दिया गया था, तो क्या आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है, क्या रॉबर्टसन के थ्रू दिया गया था, एन ग्रू के थ्रू दिया था, नाइगेरी के थ्रू दिया गया था, या फिर डैनियल्स एंड डेप्सन के थ्रू दिया गया था। आपका अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपका थ्योरी क्लास में हम लोग बात किए थे सर, जो नागेरी साहब थे, कौन थे सर, नागेरी साहब थे, उनके द्वारा क्या दिया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो शब्द है, जो वर्ड है, टर्म्स है, उसको क्वाइन किया गया था। चलिए, अगर आपका पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर मतलब आंसर तो लिख के बताओगे 1 का 2 और साथ ही साथ क्वेश्चन 1 का 2, ठीक है। और अपने कॉपी में भी एक
एक छोटा सा इस तरह मार्क करते चलोगे कि मेरा पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे सर आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ये आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिव्यू दे देंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, जो लेटेस्ट मॉडल है ना प्लाज्मा झिल्ली का, जो नवीनतम मॉडल है वो कौन सा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार का जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पेपर में छपा मिल सकता है। और एक बात और बता दूं कि आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है, जैसे दिन डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो आप लोग का अभी कोई नोटिस तो नहीं आया फिलहाल, लेकिन टेंटेटिव डेट इतना मान के चलिए कि 20 से 30 नवंबर के बीच में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आपका 11 नवंबर हो गया। अगर आज आप लोग क्लास देख रहे हो, 11 नवंबर की क्लास देख रहे हो, तो आपके पास मुश्किल से 10 दिन और बचे हैं। ठीक है, मुश्किल से प्लस माइनस कर लिया जाए तो मुश्किल से 10 दिन और बचे हैं। और इस 10 दिन में आप लोग को प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है, थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के इतना ज्यादा पोर्शन पढ़ के प्रैक्टिस कर लेने हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करके सारे प्रैक्टिस कर लेना है। ये कैसे होगा अभी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि जब द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय, इज गिवन कौन सा है सबसे लेटेस्ट मॉडल? क्या लैमिनर मॉडल है, क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, क्या सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, या फिर मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल है? आप लोग को याद आ रहा होगा सर जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन डिस्कस किए थे ना, प्री बैच में भी किए थे है ना, और आपका ऐप में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो वहां पे आप लोग ये बताते सर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, कौन सा मोज़ेक मॉडल सर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो होता है ये लेटेस्ट मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में एक और टिक लगा लीजिए सर, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन अभी तक आपके 2 क्वेश्चन बताएं और 2 क्वेश्चन मेरे अभी तक आपके करेक्ट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है अपने पास, मेजॉरिटी ऑफ द सेल cannot be the seen directly with our the naked eyes। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें ये पूछे गए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके डीडीयू में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या दिया सर? मेजॉरिटी ऑफ द सेल कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विथ आवर द नेकेड आइज बिकॉज, क्या कह रहा है कि सर जो अधिकांश कोशिकाएं होती हैं वो हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों मतलब हम नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म आर जनरली यूनिसेलुलर। क्या जो ऑर्गेनिज्म है उसका अगर सेल देखने चाह रहे हैं वो कैसा है, उसकी सेल की संरचना जो होती है यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, क्या इसके वजह से? या फिर सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक, जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके वजह से हम सेल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है सर? सेल रिप्रेजेंट ओनली द इनसाइड द बॉडी। क्या जो सेल है, कोशिका है, वो केवल और केवल रिप्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इसके वजह से नहीं देख पाते हैं सर? या फिर चौथा ऑप्शन बता दें, सेल्स आर द ग्रुप इनटू द टिश्यूज। क्या जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप, जो सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। सेल की जो ग्रुप होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर? टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या इसके वजह से हम अपनी खुली आंखों से सेल को नहीं देख पाते हैं? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोस्ट एप्लीकेटेड आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सेकंड। जितने लोग ऑप्शन नंबर सेकंड बता रहे हैं सर, जब सेल आर द माइक्रोस्कोपिक, जो सेल जो होते हैं वो कैसी होती हैं? कोशिकाएं सूक्ष्म होती हैं, इसके वजह से हम क्या करते हैं? अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से हम क्या कर सकते हैं? कोशिका को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हो उनका आंसर करेक्ट हो जाने वाला है, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस? जब भी नॉट, फॉल्स, ट्रू या जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पेंसिल या पेन से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पेपर पे एक छोटा सा गोला बना लो कि हमको क्या पूछना चाह रहा है। सर नॉट पूछ रहा है, निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब निगेटिव वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके आंसर भी क्या होते हैं? निगेटिव में ही होते हैं। जैसे कि अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस,
ऐसा हमको ऐसा बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टर्म है जो नाभिकीय यानी कि जो केंद्रक है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, हिस्सा नहीं है, इसकी बात करना है। क्या राइबोसोम न्यूक्लियस का हिस्सा होता है? क्या न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का हिस्सा होता है? क्या सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस का हिस्सा होता है? या फिर जीन न्यूक्लियस का हिस्सा होता है? सर आप लोग याद कीजिए, जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, न्यूक्लिक एसिड वाला जब ये पोर्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये देखे थे सर, जब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे थ्योरी क्वेश्चन पोर्शन में, क्या बात कर रहे थे सर कि जो न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं सर, न्यूक्लियोलस होते हैं, है ना, आपका जीन पाए जाते हैं उसी के अंदर, फिर आपका सेंट्रोमियर्स भी उसी के अंदर कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन राइबोसोम क्या होता है, एक अलग सा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, जो राइबोसोम होता है वो अलग सा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होता है। क्या नहीं होता है सर, न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हो ना, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है, यानी कि 4 में से आपका 4 क्वेश्चन आई होप आपका करेक्ट हो गया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप बता रहे हो सर थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी पोर्शन हम लोग पढ़े थे, तो कहाँ थ्योरी पोर्शन पढ़े थे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी भी आपका कोई समय उतना नहीं क्या कहते हैं उसको, अभी भी आपके पास समय है। जैसे कि हम बात कर लें कि हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़े थे ना, वो यहाँ पे हम लोग थ्योरी पोर्शन पढ़े थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, बीएससी बायो वाला पोर्शन हम लोग कहाँ पढ़े थे सर, टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे एप्लीकेशन है, वहां से हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े थे। और इस बैच में, ठीक है, इस सारथी बैच में हम लोग कंप्लीट जूलॉजी और कंप्लीट बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर लिए हैं मेरे थ्रू। ठीक है, मेरे थ्रू कंप्लीट जूलॉजी और कंप्लीट बॉटनी का थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी जो भी एमसीक्यू की आएंगी वो सारी आपकी लाइव, वो सारी आपकी रिकॉर्डेड थ्योरेटिकल क्लासेस थे। लेकिन अब जो भी क्लासेस आपके ऐप पे आने वाली हैं वो सारी लाइव क्लासेस आने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, सारी लाइव आने वाली हैं, तो हम लोग लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी डाउट होगी हम लोग सामने से ही क्लियर कर सकते हैं, हमारी जो डाउट होगी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देर किए इस सारथी बैच से आप लोग जुड़ जाओ। और जुड़ने के बाद आप लोग क्या करोगे, जुड़ने के लिए जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाओ, सबसे पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लो। मोबाइल ऐप को जैसे ही डाउनलोड करोगे वहां पे कुछ वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस होंगे, अपना नाम पता ये सब लिख के फिर आप जैसे सेमेस्टर वाले ऑप्शन पे आओगे, एग्जाम के सेमेस्टर वाले एग्जाम वाले पोर्शन पे आओगे, तो आपको सारथी बैच देखा मिल जाएगा। और ये आपका थंबनेल भी देखा मिल जाएगा जिसमें ये हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर लोगे। और ज्वाइन करने के बाद आपको देखो बायो से ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो बायो में आपका बायो तो पोर्शन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है वो भी बैच आपको इसी में मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि सर इस बैच में केवल हम बायोलॉजी का ही पोर्शन हमको, मतलब बायोलॉजी का ही सिलेबस या बायोलॉजी ही पढ़ने को हमको मिलेगा, नहीं। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, फिर केमिस्ट्री में जो जो पेपर हैं वो सारे के पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पास जैसे ही पेमेंट करने के लिए आओगे, जैसे पेमेंट कितना है सर, 999 का था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है आपका 449। लेकिन इस पे भी आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा जब आप क्या लगाओगे, एक कोड लगाओगे जिसका नाम होता है गुरुकुल 10। ठीक है, ये गुरुकुल 10 कूपन कोड है। आप जैसे इसको इंटर करोगे तो आपका इसका 449 का जो पेमेंट है इसका 10% और मतलब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जितने लोग भी ऐप से नहीं जुड़े थे अभी तक, ठीक है, तो वो लोग ऐप से जुड़ जाओ भैया, 300 के आसपास में कुछ इसका प्राइस पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जुड़ जाओ, कोई बड़ा प्राइस नहीं है कि भैया खूब बड़ा प्राइस हो गया चलो अब कैसे जुड़ेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, पैसा नहीं है, उतना है तो मोबाइल रिचार्ज कर लेते हो भैया।
चलो इसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे, देखो आप जूलॉजी से हो, बायो के लिए ले रहे हो तो आपको जूलॉजी बॉटनी का पोर्शन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री का ही पोर्शन मिलेगा। अगर कोई आपका दोस्त रिश्तेदार जो मैथ्स से बीएससी कर रहा है उनको भी यही अगर बैच लेते हो तो आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा और साथ ही साथ आपको मैथ्स वाला पोर्शन भी आपको मिलने वाला है। इस क्लासेस इस सारथी बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो जितने भी आपके क्लास नोट्स थे, ठीक है, अभी तो फिलहाल में वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जब भी पढ़ने के आओगे तो जितने भी क्लास नोट्स हैं ये सारे के सारे मिलेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कल से जो भी क्लासेस आएंगी वो लाइव आने वाली हैं, ठीक है। और लाइव कहाँ आएंगी, ये बैच में ही लाइव आएंगी और यहाँ पे हम मैराथन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए बी अवेयर रहिए, आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा लेकिन अब जब भी क्लासेस जो भी आएंगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली आएंगी, तो लाइव को इंटरेक्ट हम लोग वहां पे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको थ्योरी क्वेश्चन मिली हुई है रिकॉर्डेड के फॉर्म में, और अब क्या मिलेंगी, अब जो लाइव आने वाले हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले सर, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो भी लाइव इंटरेक्टेड के फॉर्म में, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आपको डाउट होगी सर, पर्सनल मेंटरशिप इस बैच के थ्रू आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर, पर्सनल मेंटरशिप। आपको क्रिस्टल भी कोई सा भी डाउट होगा ना, कोई सा भी डाउट होगा तो आप हमसे यहाँ पे आके लाइव पूछ सकते हो, सर कि इसमें हमको ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये टर्म हमको नया लग रहा है, कैसे पढ़े, क्या करें, ये सारा सारा मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितने में, 449, जिसमें से आप कूपन कोड लगा दोगे तो कूपन कोड लगाते ही आपका 10% का डिस्काउंट हो जाए, तो 300-350 के तकरीबन में आपका ये प्राइस पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये चीज जुड़ जाओ। साथ ही साथ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिसका नाम है बीएससी सारथी बीएससी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। उस ग्रुप से भी जुड़ जाओ, तो जो भी क्लासेस आने वाली हैं ऐप पे, यूट्यूब पे, है ना, फ्री क्लासेस, सारी की सारी जानकारी, कब एग्जाम होने वाले, सारी की सारी जानकारी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिलने वाला है। तो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। तो आंख बंद करके इस बैच को ले लो, सारथी नाम का बैच है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सारथी बैच नाम से कूपन कोड याद करो, गुरुकुल 10 के नाम से कूपन कोड है और ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस हो गया था सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हु प्रपोज, देखो ये भी अच्छा, देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा भैया, सारे सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको दिल खुश हो जाएंगे। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हो, तो हमसे पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, डजंट मैटर, अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिए हो, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, क्या दिया है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्या जो झिल्ली संरचना का द्रव्य मोज़ेक मॉडल है किसके थ्रू प्रस्तावित किया गया, क्या डेप्सन एंड डैनियल्स के थ्रू दिया गया था, डिनेली, है ना, या फिर स्टीफिस के थ्रू दिया गया था, या फिर रॉबर्टसन के थ्रू दिया गया था, या फिर सिंगल एंड निकोलसन के थ्रू दिया गया था। तो आप लोग को याद आ रहा होगा सर, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू दिया गया था। जितने लोग ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हो ना, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है, सिंगर एंड निकोलसन। किनके थ्रू दिया गया था, सिंगल एंड निकोलसन। अच्छा, इतना चीज पढ़ने से पहले एक बार आप बता दो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ऑप्शन हमको बताओगे, ठीक है, क्या बताओगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे सर, हम लोग सेल को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग, सेल को कहते हैं। सर सेल की डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी, ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। सर सेल की डिस्कवरी किसके थ्रू की गई थी, सर दैट सेल के थ्रू की, दैट सेल, ठीक है। और आप बताओगे लाइफ सेल किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, लाइफ सेल किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था। तो आपके पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक रॉबर्ट हुक और दूसरे एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट आते हैं जो कि डेड और लाइव सेल को डिस्कवरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे थे। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे सर कि
कि आप क्या बताओगे सर, सेल थ्योरी किसके थ्रू दिया गया था? सेल थ्योरी में भी दो चीज बताओगे सर, कि प्लांट का कौन दिया था और एनिमल का कौन दिया था? क्या फिर स्लेडन एंड स्वान थे? अगर हाँ तो करेक्ट करके बताइए, स्लेडन एंड स्वान किसके थे, है ना? एनिमल एनिमल थ्योरी के थे कि प्लांट थ्योरी के थे? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे बताओगे? होमवर्क नंबर 1 करके, होमवर्क नंबर 1 लिखोगे, और 1 लिखने के बाद तब ये आंसर बताओगे। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि बाद में जब भी कोई क्लास देखता है तो वो कमेंट बॉक्स में देखा तो ये बताया कि देखो बच्चे के थ्रू क्या बताया गया है, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताया गया है जो कि होमवर्क दिया गया था। ठीक है, तो होमवर्क नंबर 1 लिख के आप लोग इस सारे का आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था अपना, इंपॉर्टेंट हो गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके थ्रू बताया गया था? तो ये थे आपके सिंगर एंड निकोलसन। कौन थे सर? सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे जिनके थ्रू क्या बताया गया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल इज द कंपोज्ड ऑफ। जो एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक पशु कोशिकी का जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, किससे बनी होती है? क्या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? क्या फॉस्फोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? क्या फॉस्फोलिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं? या फिर नन ऑफ दिस? तो आप क्या बताओगे? सोच के देखो एक बार कि जो एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं, है कि नहीं? लिपिड और प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे नोट कर लो सर कि जो एनिमल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है सर? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आप लोग को याद आ रहा होगा कि एक बार हम लोग वर्ड बात किए थे कि सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है और ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? याद आ रहा है किसी को? चलो, यहां पे एक टर्म हम लोग देखे थे कि सर ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं, और ग्लाइको प्रोटीन किसे कहते हैं? कितने लोग को याद आ रही है ये बात? ठीक है, अगर याद आ रही है तो तुरंत सोच के बताओ कि अपने कॉपी में तुरंत लिखो ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं और ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग ये क्वेश्चन की बात कर लें। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल इज द कंपोज्ड ऑफ। जो पशु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है सर? वो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या बताओगे? अगर ऑप्शन में लिपिड और प्रोटीन दिया तब ये आप करेक्ट कर दोगे, नहीं तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन दिया रहेगा तब ये आप यहां से करेक्ट कर दोगे। यहां से होमवर्क नंबर 1 आप लोग नोट कर लिए होगे, वीडियो को पॉज करो और होमवर्क नंबर 1 लिख के आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंगल एंड निकोलसन। क्या दिया सर? सिंगल एंड निकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट डिफर्ड फ्रॉम द रॉबर्टसन मॉडल इन। अब जो सिंगल एंड निकोलसन का जो मॉडल था वो रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट के मॉडल से कैसे अलग हो गया? क्या इसमें पहला ऑप्शन दिया कि क्या उनके नंबर ऑफ जो लिपिड लेयर है, यहां पे सही कर लीजिएगा इसको, यहां से आप लोग क्या सही कर लोगे? लिपिड, ये क्या है सर? यहाँ पे नंबर ऑफ लिपिड लेयर है ना? क्या नंबर ऑफ लिपिड लेयर के बेसिस पे इनको अलग कर दिया गया लिपिड का? ठीक है, तो यहां से आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ लिपिड लेयर के बेसिस पे ये डिफर हो गया। क्या अरेंजमेंट ऑफ लिपिड लेयर पे ये डिफरेंशिएट हो गया? क्या अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन की वजह से ये डिफरेंशिएट हो गया, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन की वजह से ये डिफरेंशिएट हो गया? तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या बता सकते हो सर? कि जो रॉबर्टसन का जो मॉडल था सिंगल एंड निकोलसन के मॉडल से कैसे अलग हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से कैसे अलग हो गया? क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट की प्रोटीन थी ना, ये थोड़ा अलग टाइप के बताए थे। क्या बताया था सर? अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन के बेसिस पे इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए कि निकोलसन और सिंगल एंड निकोलसन का जो मॉडल था वो रॉबर्टसन के मॉडल से टोटली क्या था? डिफरेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। आप लोग को ये अगर थर्ड आप लोग बता रहे हो तो अपने कॉपी में एक और टिक लगा लो कि मेरा एक और क्वेश्चन क्या हो गए? करेक्ट हो गए। ठीक है, और ये लास्ट तक आप काउंट करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें,
अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज द मेड अप ऑफ। सर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इसके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? क्या फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, क्या ग्लूकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, या फॉस्फो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या फिर डबल लेयर ऑफ द प्रोटीन से मिलकर? मेरी तरफ से ये बताते चलो, ठीक है। बताइए क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है तो एक बार यस लिख के बताओगे कि सर क्वेश्चन देख के तो मजा हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो था हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन पोर्शन जो पढ़े थे वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कहां से देखने को मिल रहा है सर? जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े थे वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कितने लोग को लगता है कि वहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं? तो अगर वहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे? तुरंत क्या करोगे? अगर वहीं से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, करेक्ट हो रहे होंगे। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, क्या जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का किससे मिलकर बना होता है? तो आप बताओगे सर वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं सर? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बने होते हैं। आप लोग को याद आ रहा होगा कि अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन पूछ रहे थे जिनका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ग्लाइकोप्रोटीन का हिस्सा। ग्लाइकोप्रोटीन किसे कहते हैं? और एक टर्म था आपका ग्लाइकोलिपिड किसे कहते हैं, ठीक है। ये किसे कहते हैं आप लोग तुरंत बता रहे थे, और कुछ लोग आप लोग बता भी दिए थे कमेंट बॉक्स में कि सर ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये होता है और ग्लाइकोलिपिड का मतलब ये होता है। देखो अगर प्रोटीन के ये आपका क्या बोले, प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर एक साथ है, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या जुड़ गया है सर? प्रोटीन लग गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। या फिर अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या लग गए हैं सर? लिपिड के मॉलिक्यूल्स लग गए हैं, तो फिर इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन कब लगता है? तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो 2 लेयर के होते हैं, जिसको हम लोग बाई लेयर के नाम से जानते हैं। अभी इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए अभी नहीं बता रहे थे कि आगे इसके क्वेश्चन आपके पास रखे हुए हैं, ठीक है। ये 2 लेयर के होते हैं जिसमें क्या होते हैं? प्रोटीन लगे रहते हैं। कुछ प्रोटीन पेरिफेरी पे लगे रहते हैं और कुछ प्रोटीन इसके मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? प्रोटीन की डिफरेंशिएट करते हैं। एक को बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, एक को बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन। चलिए यहीं पे हम बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बताने में और इजी हो जाएगा मेरे लिए। चलिए अगर ये प्रोटीन अगर पेरिफेरी पे लगे हुए हैं तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको सर? पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन के अंदर लगे रहते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट के चेन या फिर नंबर लग गए हैं, चेन लग चुके हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। या फिर इस लिपिड के साथ अगर प्रोटीन लग गए हैं तो इसको इस लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट लग गया है, ये लिपिड वाला हिस्सा है ना, ये किसका हिस्सा है? ये जो अंदर जो हिस्सा दिख रहा है ये कौन सा हिस्सा है सर? लिपिड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है सर? लिपिड का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है वो प्रोटीन का हिस्सा है। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। या फिर अगर लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। तो ये चीज नॉर्मल चीज है, आप लोग ध्यान में रखोगे, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो जिन लोगों को नहीं पता था, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलोगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इनटेक ऑफ फ्लूइड बाय ए सेल इज नोन एज। अगर कोई सेल है, ये कोई आपका भैया चलो ठीक है, ये कोई सेल है, ये सेल क्या कर रहा है? फ्लूइड को इंटैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है सर? फ्लूइड को अपने अंदर इंटैक्ट कर रहा है। ये सेल है आपके, ठीक है। कुछ लोग बोले सर ये अंडा क्या बना दिए,
सेल है, ये क्या कर रहा है, फ्लूइड को इंटैक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हो? क्या उसको फेगोसाइटोसिस कहते हो, क्या उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हो, क्या उसको पिनोसाइटोसिस कहते हो, या फिर नन ऑफ दिस कहते हो? ठीक है, अगर नाम से देखो तो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो ये ऑप्शन तो अपना कदापि नहीं होगा। फेगोसाइटोसिस ये भी नहीं होगा। कौन होगा सर? पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी फ्लूइड मटेरियल है, जो भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, सेल के अंदर इंटर किए जा रहे हैं, सेल अपने अंदर इंटैक्ट कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। जितने लोग भी 2 बता रहे हो सर, वो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में। तो पिनोसाइटोसिस जो होगा ना, हमेशा आप बताओगे सर ये क्या होता है, फ्लूइड का इंटैक्ट फ्लूइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सेल मेम्ब्रेन इज ए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल का, वो क्या क्या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अभेदीय होता है, क्या परमिएबल होता है जिसको परागय के नाम से जानते हैं, या फिर वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो जब भी हम बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है सर, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या करता है, ऐसे मेम्ब्रेन को सिलेक्ट करके भेजता है। जैसे कभी काल ऐसा होता है ग्लूकोज को बाहरी चेकआउट कर देता है और बाकी मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देता है। एटीपी हो गया है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, तमाम सारे इसको जाने देते हैं, बाकी इसको वहीं पे रोक देते हैं। तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर 3 जो था इसका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए सेल इज कॉल्ड, क्या जो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है, यानी कि कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? क्या ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, क्या ये क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्या ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, क्या ये साइटोप्लास्ट कहलाते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट आपको याद आ रहा होगा सर, जब हम लोग बॉटनी पढ़ रहे थे, बॉटनी में भी, या फिर आप बात कर लो सर, जब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट आया था, जो कि इसके अंदर क्या रहता था सर, क्लोरोफिल होता था। क्लोरोफिल होता था। कितने लोग बोल रहे हैं हाँ सर क्लोरोफिल होता था? क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है सर, थैलेक्वाइड पाए जाते हैं, थैलेक्वाइड होते हैं, साथ ही साथ इसके साथ ग्रेना भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके क्या पाए जाते हैं, ग्रेना पाए जाते हैं, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको केमिकल में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आगे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस वाला, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को परफॉर्म कराया जाता है। तो ये सारे हिस्से किसमें होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सर अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये भी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं। ये भी क्या होते हैं सर, फ्लूइड मटेरियल होते हैं, या फिर फ्लूइड सब्सटेंस कर लो, बाकी सही हो जाएगा, फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप साइटोप्लाज्म में ध्यान रखोगे। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें कि एनिमल में जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है, वो क्या होता है, अगर आपके ऑप्शन में साइटोप्लाज्म नहीं देकर क्या दिया हुआ है, प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है, फिर आप इसको करेक्ट कर दोगे, या फिर प्रोटोप्लाज्म देकर दिया हुआ नहीं है, उसके जगह पे साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, तो ये भी आप ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो, इसमें नो डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लूइड लाइक जो जेली लाइक जो फ्लूइड है, उसका करेक्ट ऑप्शन हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, जैसा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अब फिर अब कुछ लिए लोग सोचेंगे सर प्रोटो का ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे आप बोथ का ऑप्शन दे दीजिए। आपको वो नहीं होता है दरिया, एक सुझाव दे दिए कि अगर प्रोटोप्लाज्म दिया, साइटोप्लाज्म दिया, तो इसमें से ये क्वेश्चन आप, ये पोर्शन आप करेक्ट कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सेल में ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप ये बता दोगे, सेल में ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसपोर्ट
दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है सर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये दो ट्रांसपोर्ट आप ध्यान में रखोगे, इस दो ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो बताएं ऐसे। कैसे? तो बताएं ऐसे। क्या जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स तक, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनेल्स तक, तो यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसकी पड़ती है सर? एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है सर, क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स है ना, ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें किसी भी नो रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे कि जब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो क्या किसकी बात करने वाले हैं सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी ट्रांसपोर्ट होने वाला है? कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, क्या यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है? नहीं सर, रिलीज ऑफ एनर्जी की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे एक्टिव में या तो एनर्जी लगेगा या तो एनर्जी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोड्यूस एनर्जी, क्या यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी? नहीं नहीं, अभी तो ये चीज बात नहीं थी सर। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है सर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल तक या सेल के अंदर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक जब ट्रांसमिट करना होता है तो वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे आप एनर्जी दे दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में एटीपी भी दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। एटीपी अगर दे दिया है तब, एटीपी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आप क्या बताओगे? यहाँ पे नोट कर लेना, एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में तुरंत नोट कर लो क्योंकि एटीपी का भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे सर, जाहिर सी बात है आपसे पूछे जाएंगे। चाहे ऑब्जेक्ट एग्जाम में ना पूछा जाए तो वाइवा में तो पूछे ही जाएंगे कि भैया बता दो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एनर्जी को किस नाम से जानते हैं? एटीपी कहां से प्रोड्यूस होता है? तो एटीपी प्रोड्यूस होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये याद है कि नहीं? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किसे कहते हैं सर? एटीपी को कहते हैं। और ये कहां से प्रोड्यूस होता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये भी नोट कर लो, आप लोग भूल जाओगे, इतनी आपकी हम इतना मान के चल रहे हैं, आप लोग भूल जाओगे। लिख लो अपने कॉपी में, क्या होता है सर? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके लाइव क्लासेस में भी मिलने वाले हैं। बाकी के जितने भी क्लासेस होंगे इसी तरह के क्वेश्चन सारे के सारे मिलने वाले हैं और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। तो इस स्लाइड पे जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है ये सारे सारे अपने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर ले। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, क्या जो सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा मिल सकता है, क्या इसमें प्रोटीन डबल लेयर होता है? क्या फॉस्फोलिपिड प्रोटीन होते हैं? क्या फॉस्फोप्रोटीन होते हैं? क्या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं? तो एक बात सोच के देखो, जो सेल मेम्ब्रेन के जो लेयर होता है वो डबल मेम्ब्रेन तो होता है, बाई लेयर तो कहते हो, लेकिन क्या ये प्रोटीन के ही बाई डबल लेयर होते हैं? तो नहीं सर, प्रोटीन के डबल लेयर नहीं होते हैं। क्या 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 इसमें केवल केवल और केवल प्रोटीन होता है? सर नहीं, केवल और केवल प्रोटीन नहीं होता है। क्या इसमें ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं, लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें आप ये बता दोगे कि सर इसमें क्या बता दोगे, ग्रीन नहीं दिखेगा आप लोग को,
चलो इसमें क्या बता दोगे सर, इसमें आप लिपिड बताओगे, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्या बताओगे सर, लिपिड और प्रोटीन के लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि ये 2 लेयर के होते हैं, बाई लेयर होते हैं सर। ये कैसे होते हैं सर, बाई लेयर होते हैं। लेकिन किसके किसके लेयर होते हैं, तो आप बताओगे सर लिपिड और प्रोटीन के लेयर होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात कर लें, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर, कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास क्या पाए जाते हो, मेम्ब्रेन पाए जाते हो। यानी कि पास झिल्लीदार कोशिकांग किसके पास होती है, क्या राइबोसोम के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, क्या न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है, क्या सेंट्रियोल्स के पास न्यूक्लियस होती है, मेम्ब्रेन होती है, या फिर न्यूक्लियोइड के पास मेम्ब्रेन होती है। सर ये तीनों के तीनों हिस्सा तो न्यूक्लियस के ही हैं, तीनों के तीन हिस्से तो किसके हैं सर, न्यूक्लियस के ही हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है सर, न्यूक्लियस कैसा होता है सर, मेम्ब्रेनस होता है कि नहीं, ठीक है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर, यूकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। लेकिन वहीं पे प्रोकैरियोट की बात करें, किसकी बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, अच्छा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखना होगा नॉन मेम्ब्रेनस। किसकी बात करेंगे सर, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। तो फिर ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम। ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी के सारे कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आप ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस टाइपिंग हो गया है क्वेश्चन की, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की देखते हैं, मिसेलर थ्योरी। किसकी बात कर रहे हैं सर, मिसेलर थ्योरी जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन दिया था, क्या डेनिस डेप्सन दिए थे, रॉबर्टसन दिए थे, हेलियर हैफमैन दिए थे, या फिर गोल्टर ग्लैडल दिए थे। तो अगर हम मिसेलर थ्योरी की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मतलब पिछले साल नहीं, आप उसके पिछले साल ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जाहिर सी बात है इस बार के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, छपने वाला क्वेश्चन लगा लो। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके छपे जाएंगे, डबल स्टार लगा लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिलेरल एंड हॉफमैन के थ्रू मिसेलर थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बताया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 16 की बात कर लें, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, जो सेलुलोज होता है वो किसका पॉलीमर होता है, क्या डाइसैकेराइड हाँ डाइसैकेराइड का मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया भैया, है ना, डाइसैकेराइड, यहाँ पे डाइसैकेराइड लिखा था, डाइसैकेराइड। तो आप लोग मैनेज कर लेना, डाइसैकेराइड लिखा हुआ है। क्या पैक्टिन से मिलकर बना होता है, क्या काइटिन से मिला होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। क्यूटिकल और काइटिन की बात करते हैं सर, काइटिन का याद करो, काइटिन का कहाँ होता था, काइटिन का फंजाई में होता था, ठीक, किसका होता था सर, फंजाई का होता था। लेकिन सेलुलोज की बात करते हैं तो ये किससे होता है, डाइसैकेराइड सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं आपके सेलुलोज के पॉलीमर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 16 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स वाज गिवन बाय, जो टर्म ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसके थ्रू दिया गया था, क्या डेविड के थ्रू दिया गया था, क्या रॉबर्टसन के थ्रू दिया गया था, क्या बेनेट के थ्रू दिया गया था, या फिर डेविल के थ्रू दिया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ईमानदारी की बात बताएं, ईमानदारी हॉनेस्टी एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कितने क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट और मार्क लगाते चले, जितना क्वेश्चन है सारे सारे इंपॉर्टेंट है। देखना आप एग्जाम में हॉल में यहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं।
क्या है सर, ग्लाइकोकैलिक्स टर्म किसके थ्रू दिया गया था? तो आप बताओगे सर बीनेट के थ्रू, बैनेट के थ्रू ये टर्म जो है ग्लाइकोकैलिक्स का दिया गया था। तो जितने लोग भी 17 का थर्ड बता रहे हो ना, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। तो अपने कॉपी में एक और मार्क लगा लो कि मेरा 17 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेड अप ऑफ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सर क्या अभी हम लोग बात किए थे, क्या ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है? क्या फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है? तो लिपिड और लिपिड एक साथ तो नहीं मिल सकता सर। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन से मिलकर बना होता है? सर अभी हम लोग देखे थे सर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर थर्ड बता रहे हो 18 का, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। यानी कि 18 तक का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और 18 के बाद हम लोग जस्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 के पास, जो कि होता है क्या, लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन। जो लिपिड का बाइलेयर होता है वो कहां पाया जाता है? क्या राइबोसोम में पाया जाता है? क्या न्यूक्लियोलस में पाया जाता है? सर क्या क्रोमोसोम में पाया जाता है? या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है? तो जितने लोग भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिल्ला रहे हो कि सर लिपिड बाइलेयर का मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो उनका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रपोज बाय। यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो किसके थ्रू प्रपोज किया गया था? एक सेकंड, ये इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कर दोगे भैया, सारे के सारे लोग क्लास को लाइक कर दोगे। और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर दोगे। आपके पास जितने भी कॉलेज के ग्रुप हैं, सारे के सारे कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि भैया यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ थ्योरी पोर्शन को भी पढ़ा जा सकता है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप के साथ। चलो यूनिट मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये किसके थ्रू बताया गया था सर? ये प्रपोज किए थे रॉबर्टसन, और कब किए थे? 1957 में। कब किए थे सर? 1957 में। तो कभी काल आपसे डेट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आप डेट ना याद करके रखो, लेकिन रॉबर्टसन का नाम आप भूलोगे नहीं कि यूनिट मेम्ब्रेन किसके थ्रू बताया गया था? तो रॉबर्टसन के थ्रू बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग जस्ट चलेंगे 21 के पास, और 21 देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है। क्या? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 21 कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इफ सेमी परमिएबल टू एडेड मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का है, उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे उसके अलावा। जैसे कि पोटासियम आयन की बात करें तो ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। याद आ रहा होगा पोटासियम मेम्ब्रेन, आपको बताए थे कि पोटासियम मेम्ब्रेन इसमें ऐड हो जाता है। सर एटीपी भी यहाँ पे ऐड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होती है वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर यूरिया भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की जब बात की जाएगी तब यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा, इसकी गाल नहीं गल पाएगी। तो ग्लूकोज क्या होता है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ऐड नहीं किया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज द मेड अप ऑफ। जो अगर वैक्यूल्स की कवरिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं उसकी कवरिंग मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं सर? क्या टोनोप्लास्ट कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं? आप लोग नन ऑफ दिस पे ज्यादा प्रायोरिटी मत देना, ऑल ऑफ दिस पे दे सकते हो, लेकिन नन ऑफ दिस पे कभी भी प्रायोरिटी मत देना। ठीक है, आपको वो गुमराह कर देता है, सोचता है कि चलो बच्चा नॉन ऑफ दिस लगा देगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ दिस में आपका क्वेश्चन 99.9% होता है, करेक्ट हो जाता है, नॉन ऑफ दिस नहीं करेक्ट होता है। देखो प्लाज्मा लेमा तो होगा नहीं सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, सेल वॉल प्लांट की बात की जा रही है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो जो टोनोप्लास्ट होता है ना, ये क्या होता है? वैक्यूल्स का कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका 22 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू द स्मॉल व्हाट काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन मोस्ट इजी। यानी कि कोई से किसी प्रकार के अणु कोशिका झिल्ली में सबसे आसानी से क्या गुजरता है? कोई सेल है, इस सेल में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बाहर से या अंदर से सबसे पहले कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट हो जाएंगे?
क्या लार्ज एंड हाइड्रोफोबिक वाले मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्या लार्ज पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्या फिर आयनिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या फिर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो आप जब भी ये क्वेश्चन दिखे तो आप बताओगे सर ये जो स्मॉल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर इजी वे में ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। तो जितने लोग भी 23 का ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ दिस इज द अटैच्ड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसमें से कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जुड़े होते हैं? क्या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जुड़े होते हैं, क्या इंटीग्रल प्रोटीन जुड़े होते हैं, क्या इंटीग्राइंस जुड़े रहते हैं, या फिर आप बता सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। सर इंटीग्रल प्रोटीन आपको याद आ रहा होगा कि ये जो लेयर होता है इस लेयर के बीच में यानी कि जो लिपिड वाला लेयर है उसके साथ ये धंसा रहता है, तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन तो नहीं होगा। सर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा करेक्ट आंसर आपका जो इंटीग्रीन जो होता है ना ये क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया वाला साइज आप लोगों को याद आ रहा होगा ना, उसके साथ अगर इंटीग्राइन जो जुड़ा होगा वो कौन होगा, इंटीग्राइन जुड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, जितने लोग बता रहे हो 24 का, उनका करेक्ट हो जाने वाला है। 25 की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स इज प्रेजेंट इन, जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है कहां मौजूद होता है? क्या प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ दिस? तो ग्लाइकोकैलेक्स की बात करें तो ये एनिमल में ये पाया जाता है, एनिमल में भी स्पेशली आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं सर? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है ना। हाँ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बताओगे? सेल, होमवर्क नंबर 2 चलो नोट करो, होमवर्क नंबर 2, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे मिलकर बना होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या इसमें ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कि क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 2 बताओगे, ठीक है। चलो ग्लाइकोकैलिक्स कहां पाए जाते हैं? तो सर आपके एनिमल में, एनिमल के सेल में पाए जाते हैं। अदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या होता है? क्या सेल वॉल होता है? सर ये तो प्लांट के केस में होता है, प्लांट का आउटर कवरिंग होता है, प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है। क्या बताओगे सर? आउटर कवरिंग, ठीक है। तो ये चीज आप यहां बता दोगे। लेकिन हम जब भी प्लाज्मा लेमा की बात करें या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन का अदर नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 and 2 बोथ। यहां से हम करेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 बता दोगे। 27 पे आते हैं। 27 क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, तो यहां पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो। जैसे क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके थ्रू बताया गया था? तो रॉबर्टसन के सन नहीं, निकलसन, सिंगल एंड निकोलसन के थ्रू ये बात बताई गई थी फ्लूइड मोजाइक मॉडल की। 28 देख लेते हैं। द टर्म फैगोसाइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय, जो टर्म फैगोसाइटोसिस है वो किसके थ्रू बताया गया था? एक और वर्ड टर्म होता है जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ये जो पिनोसाइटोसिस का टर्म है वो लुइस के थ्रू दिया गया था। किसके थ्रू दिया गया था? लुइस के थ्रू दिया गया था। लेकिन फैगोसाइटोसिस का जो टर्म होता है मैचिनकॉफ के थ्रू, फैगोसाइटोसिस किसके थ्रू? मैचिनकॉफ के थ्रू। और पिनोसाइटोसिस का जो टर्म है लुइस के थ्रू ये बात बताई गई थी। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का 28 टॉप 28 क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर पार्ट 1 का, यूनिट नंबर 1 का, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे। और संभावित है कि आने वाले साल, मतलब इस साल के जो सेमेस्टर होने वाला है, जो कि आपके 20 और 30 नवंबर के बीच में शेड्यूल होगा एग्जाम का, उस शेड्यूल में आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो ये यानी कि एक बात करें कि आपके पास कुल मिला के मुश्किल से 10 दिन और 9 से 10 दिन और बचे हैं, जो कि आपका जूलॉजी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जाम में आप बेटर कर पाओ, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ और अपने क्लास में, अपने यूनिवर्सिटी को टॉप करके दिखाओ, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप से जुड़ जाओ, ठीक है।
प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके पास दिखाए थे ना, सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके पास ये बैच है, इससे आप जुड़ जाओ। और यहाँ से जुड़ने के बाद आप गुरुकुल 10 का कूपन कोड लगाओगे तो 449 का ये और 10% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जुड़ के यहाँ पे डेली क्लासेस का जो भी अब सिलेबस तो सारे चीज कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप 10 दिन में इसको जो भी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक था वहां से इसको भी कवर कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ के प्रैक्टिस पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप देख सकते हो लाइव अपने बैच में। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग लाइव में अब डिस्कस करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट क्लासेस आपके मिलेंगे। ठीक है, तो ये रही बात। और हाँ, लास्ट में यही बताऊंगा कि आप लोग कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। जैसे 28 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तो 28 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, 25 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और आपके पास 2 होमवर्क मिले थे, होमवर्क नंबर 1 और होमवर्क नंबर 2। इससे आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 1 लिख के वहां पे ऑप्शन बता दीजिएगा। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 लिख के वहां पे उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं लोग कितने लोग का ऑप्शन मतलब होमवर्क कंप्लीट करते हो। ठीक है, देखते हैं कितने लोग आप लोग होमवर्क कंप्लीट करते हो। अगर पता है तो तुरंत वहां पे बता दो कि होमवर्क नंबर 1 का आंसर ये है, होमवर्क नंबर 2 का आंसर ये है। ठीक है, और फिर आप लोग लास्ट में एक फीडबैक भी दे दो, मेरे 28 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इससे एक पता चल जाएगा कि हमको और किस तरह तैयारी करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ऐप के साथ हम लोग डिस्कस करना, ऐप पे डिस्कस करने वाले हैं लाइव। तो चलिए मिलते हैं आपके ऐप पे सारथी फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।